तो कहानी की शुरुआत में हमें रॉय नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। ये इंसान घर, दुकान और भी बहुत जगहों पर जा करके अपना मिल्क शेक मशीन बेचने का काम करता है। लेकिन ये मिल्क शेक मिक्सर मशीन कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी रॉय हार नहीं मानता है। वो पूरी मेहनत और लगन से मशीन को बेचने का काम करता है। कुछ समय बाद वो अपने ऑफिस अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है, ये पूछने के लिए कि कहीं से मिक्सर मशीन का ऑर्डर आया है क्या। तो उसकी असिस्टेंट एक एड्रेस का नाम लेते हुए कहती है कि यहाँ पर 6 मिक्सर मशीन को डिलीवर करना है और वो एड्रेस इस शहर में नहीं बल्कि दूसरे शहर में था। रॉय ये सोच रहा था कि यहाँ पर तो एक मशीन बिक ही नहीं रहा है, आखिर 6 किसने ऑर्डर कर दिया, इसीलिए उसे डाउट हो रहा था। इसके बाद वो उसका नंबर लेता है जिसने ऑर्डर किया था। वो उनके पास कॉल करता है और पूछता है कि क्या आपने 6 मिक्सर मशीन को ऑर्डर किया है। तो सामने वाला इंसान कहता है कि हमें 6 नहीं बल्कि 8 मिक्सर मशीन चाहिए। यह सुनने के बाद रॉय भी बहुत खुश हो जाता है और वो उनके एड्रेस को लिख लेता है। लेकिन जब वो उस एड्रेस पर जाता है और वहाँ के रेस्टोरेंट को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। रेस्टोरेंट का नाम मैकडोनल्ड था और ये नाम उसे बहुत पसंद आता है। और जिस हिसाब से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, ये देख करके वो भी बहुत हैरान हो जाता है। उसे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो जैसे ही सामान को ऑर्डर करता है उसे तुरंत मिल जाता है। इतने फास्ट काम को देख करके वो भी हैरान हो जाता है। इसके बाद रॉय की मुलाकात मैक से होती है जो यहाँ का ओनर है। वो मैक को बताता है कि वो मिक्सर मशीन का ऑर्डर लेकर के आया है। खैर इसके बाद मैक उसे अंदर लेकर के जाता है और उसे सब कुछ दिखाता है। वो देखता है कि किस तरीके से सिर्फ 30 सेकंड में बर्गर और मिल्क शेक बन करके तैयार हो जाता है। यहाँ पर वो लोगों को काफी स्पीड से काम करता देख बहुत हैरान था। रॉय की मुलाकात डिक से होती है जो यहाँ का दूसरा ओनर है। दरअसल ये दोनों ही यहाँ के ओनर हैं और मैकडोनल्ड को चला रहे हैं। रात के समय में रॉय इन दोनों दोस्तों को डिनर पर इनवाइट करता है क्योंकि वो इन दोनों के स्ट्रगल भरी कहानी को सुनना चाहता था। डिक बताता है कि जब हमने शुरू में इस रेस्टोरेंट को खोला था तो किसी का भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। हम अलग अलग प्रकार के 40 आइटम को बेच रहे थे लेकिन मुनाफा नहीं हो रहा था। इसके बाद हमने उन चीजों को टारगेट किया जो सबसे ज्यादा बिक रहे थे और वो था मिल्क शेक, बर्गर। इसके बाद हमने फिर से शुरुआत की और अपने रेस्टोरेंट को कहीं और पर शिफ्ट किया। इस बार हमारे रेस्टोरेंट में सिर्फ 2 चीज बनाने की तैयारी हो रही थी। इसके लिए हमने बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया और मैंने सभी लोगों को प्रैक्टिस के द्वारा ट्रेंड किया क्योंकि आज के समय में कोई भी लोग रुकना नहीं चाहते हैं। वो सामान को बहुत ही फास्ट तरीके से चाहते हैं, इसलिए हमने सब कुछ स्पीड से करने के लिए कई बार प्रैक्टिस की। और जब फिर से शुरुआत किए तो कोई भी लोग कार से बाहर आकर के अपना ऑर्डर नहीं लेना चाहता था, इसलिए बहुत सारे लोग वापस लौट गए। हम मैकडोनल्ड को एक परिवार की तरह बनाना चाहते थे। लोग अपने परिवार के साथ में आए और बैठ करके आराम से खाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और सब कोई रेस्टोरेंट पर आना ही बंद कर दिया। हम रेस्टोरेंट को बंद करने वाले थे लेकिन तभी हमारे दुकान पर एक लड़का आता है। वो छोटा सा बच्चा बर्गर ऑर्डर करता है और मैं उसे बना करके देता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा था। लेकिन इसी के तुरंत बाद हमारे रेस्टोरेंट के सामने एक कार आकर के खड़ी हुई। इसके बाद दूसरी और तीसरी, इस तरीके से पूरी भीड़ लगने लगी। लोग कार से नीचे उतर करके अपना ऑर्डर लेने लगे और इसी के बाद हमारा छोटा सा रेस्टोरेंट विख्यात हो गया। अब इस कहानी को सुनने के बाद रॉय घर पर आता है और उस रात उसे नींद भी नहीं आ रही थी। काफी सोच विचार कर लेने के बाद अगले दिन वो फिर से मैकडोनल्ड के पास जाता है और यहाँ पर वो फिर से डिक और मैक से मिलता है। रॉय कहता है कि हम मैकडोनल्ड को काफी आगे तक ले जा सकते हैं, हमें इसके अलग अलग शहर में फ्रेंचाइजी खोलना चाहिए। ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा चलेगा क्योंकि मैंने आज तक ऐसे रेस्टोरेंट नहीं देखा है। डिक कहता है कि मैंने फ्रेंचाइजी खोल रखी है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बाद वो रॉय को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें रेस्टोरेंट बना हुआ था। वो कहता है कि इसका नाम गोल्डन आर्ची है और ये फिनिक्स में है। रॉय मैकडोनल्ड के इस फ्रेंचाइजी को देखना चाहता था, इसलिए वो फिनिक्स में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद जब वो एक झलक मैकडोनल्ड को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो वापस अपने घर आता है और ये सभी बातें अपनी बीवी को बताता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि वो अब अमेरिका में एक नया बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी निराश हो जाती है क्योंकि वो अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा था। रॉय अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि वो अपनी बीवी पर कभी ध्यान ही नहीं दे रहा था। खैर अब अगले दिन सुबह में रॉय अमेरिका के अलग अलग जगहों पर जाता है। दरअसल वो लोकेशन देख रहा था कि आखिर वो मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइजी को कहाँ पर खोले और कुछ सोच विचार करने के बाद वो दोबारा से डिक और मैक के पास जाता है। वो कहता है कि वो अमेरिका में मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी को खोलना चाहता है, इसलिए वो इन दोनों से परमिशन लेना चाहता है क्योंकि इन दोनों के परमिशन के बिना वो फ्रेंचाइजी नहीं खोल सकता है। वो इन लोगों को बताता है कि 1 से 2, 2 से 4 और अलग अलग शहर में हमारे अलग अलग फ्रेंचाइजी होंगे। लेकिन ये सभी बातें डिक और मैक के लिए फालतू लग रहे थे क्योंकि इन दोनों ने पहले भी कोशिश किया था और सफल नहीं हो पाए थे। रॉय को बाहर भेजने के बाद मैक डिक से कहता
कहता है कि ये तो तुम्हारा सपना था, तुम तो चाहते थे कि तुम्हारा अलग अलग शहर में फ्रेंचाइजी हो। हम एक डॉक्यूमेंट पर अपने रूल को लिख देंगे और उससे साइन करवा लेंगे ताकि वो हमारे रेस्टोरेंट का इस्तेमाल करके कुछ गलत काम न कर सके। इस तरीके से डिक और मैक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसमें सारे रूल लिख देते हैं, लेकिन रॉय उन सबको पढ़ता नहीं है, वो बस साइन कर देता है क्योंकि वो अपने शहर में फ्रेंचाइजी को खोलने के लिए इनकी हर एक शर्त मानने के लिए तैयार था। अब फ्रेंचाइजी खोलने के लिए परमिशन तो मिल जाता है, लेकिन अब उसे खोलने के लिए बनाने के लिए पैसे लगने वाले थे, इसलिए वो बैंक में जा करके लोन की डिमांड करता है। हालांकि लोन के लिए उसे अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन इसके बदले में वो अपने घर को गिरवी रख देता है क्योंकि उसके पास सिर्फ उसका घर था। घर को गिरवी रखने के बाद फ्रेंचाइजी खोलने के लिए उसे पूरे पैसे मिल जाते हैं और वो अपने शहर अमेरिका में फ्रेंचाइजी को बनाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते कुछ ही समय में फ्रेंचाइजी बन करके तैयार हो जाती है और काम भी चलना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से डिक और मैक ने काम करने के लिए उसे बताया था वो उसी तरीके से काम कर रहा था। रात के समय में वो अपनी बीवी से मिलता है और कहता है कि कल हम डिनर पर जा सकते हैं। रॉय अपनी बीवी को लेकर के डिनर पर जाता है क्योंकि वहाँ पर उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया था। यहाँ आने के बाद रॉय के दोस्त उसके पुराने काम को लेकर के उसका मजाक बनाने लगते हैं, तो उसकी बीवी कहती है कि ये वो काम छोड़ चुके हैं और इन्होंने अब खुद का अपना एक बिजनेस शुरू किया है। यह सुनने के बाद उसके दोस्त पूछने लगते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस है। इसके बाद रॉय अपने दोस्तों को भी मैकडोनल्ड के बारे में बताता है और वो अपने दोस्तों से बात करने के बाद उन्हें फ्रेंचाइजी खोलने के लिए पैसे देता है और अब इस तरीके से अमेरिका में पूरे 4 मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी हो चुकी थी। डिक भी ये जान करके खुश था कि अमेरिका में 4 फ्रेंचाइजी इस महीने में बनी है, लेकिन रॉय जिस तरीके से अपने काम को जितनी तेजी से कर रहा था ये देख करके ये दोनों भी काफी हैरान थे। एक दिन वो अपने दोस्त के दूसरे फ्रेंचाइजी पर आता है। यहाँ पर वो देखता है कि बाहर की तरफ बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं था और जिस तरीके से बर्गर को बनाया गया था ये देख करके रॉय को बहुत गुस्सा आता है। वो बर्गर को लेता है और भाग करके अपने दोस्त के पास आता है और उन्हें बर्गर दिखाते हुए कहता है कि तुम इस तरीके से लापरवाही से काम नहीं कर सकते हो। इस तरीके से अगर तुम काम करवाओगे तो हमारे फ्रेंचाइजीज का नाम खराब होगा। मुझे काम में लापरवाह और आलसी लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं अब तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। रात के समय में जब वो अपनी बीवी को बताता है कि वो अपने दोस्तों को काम से निकाल चुका है तो उसकी बीवी भी निराश हो जाती है। उसकी बीवी कहती है कि वो तुम्हारे सगे दोस्त है, तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। रॉय कहता है कि मैं लापरवाह लोगों के साथ काम बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने मैकडोनल्ड को काफी दूर तक लेके जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे लापरवाह लोग नहीं चाहिए। अब काम तो बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन रॉय फ्रेंचाइजीज को बढ़ाना चाहता था। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर एक आदमी आया हुआ था जो नोवेल बेच रहा था। यहाँ पर जब रॉय उस आदमी को देखता है तो उसके पास आता है और रॉय उससे कहता है कि तुम इससे अच्छा कुछ काम करना चाहोगे। यह कहने के बाद रॉय उस इंसान से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है और पैसे देने के बाद वो इंसान एक नई फ्रेंचाइजी खोलता है और इस तरीके से ये वाला फ्रेंचाइजी भी काफी अच्छे से चलने लगता है। अब इस तरीके से वो काम को बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो बेरोजगार थे और जिन्हें काम की जरूरत थी और वो अपने फ्रेंचाइजी के बारे में वो इन लोगों को अच्छे से समझा देता है और सभी लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए उसके साथ शामिल हो जाते हैं। और इस तरीके से रॉय सभी लोगों को चेक दे करके अलग अलग जगहों पर बहुत सारे फ्रेंचाइजी को खुलवाता है जिसमें सभी लोग अपना अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन डिक और मैक हैरान हो जाते हैं जब उन्हें मालूम चलता है कि उसने 50 फ्रेंचाइजी को खुलवा दिया है। अब इसके बाद रॉय मैकडोनल्ड को अलग अलग देशों में खुलवाना चाहता था, इसलिए वो एक बार एक देश में घूमने के लिए जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि मैकडोनल्ड की वजह से वो काफी फेमस हो चुका है, उसे काफी लोग जानने लगे हैं और बाहर देशों में ऑलरेडी मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी की मांग हो रही थी। एक दिन जब वो होटल में बैठ करके खा रहा था तो वो होटल के ओनर टॉम से मिलता है। यहाँ पर वो टॉम के साथ मिल करके फ्रेंचाइजी खोलने का बात करता है। अब यहाँ पर टॉम अपनी बीवी लिसा को बुलाता है। लिसा बताती है कि यहाँ पर एक स्टेडियम है जहाँ पर 40,000 लोगों की भीड़ लगती है। अगर तुम वहाँ पर अपने मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी को खोल देते हो तो मुनाफा बहुत होगा। खैर अब इसके बाद रॉय घर आ जाता है और अपनी बीवी को बताता है कि वो अब विदेशों में भी अपने फ्रेंचाइजी को खोलने वाला है, जिससे उसकी बीवी काफी खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करती है। अब इसके बाद जब वो अपने ऑफिस जाता है तो उसकी असिस्टेंट उसे बताती है फ्रेंचाइजी की वजह से जो पैसे आ रहे हैं वो बहुत ही कम है, इससे हमारा खर्चा तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। इन पैसों से तो सिर्फ हम डिक और मैक को उनके कमीशन ही दे पाएंगे। रॉय डिक के पास कॉल करता है और कहता है कि तुमने 1.4% का कमीशन लगा के रखा है, इतना तो मुनाफा भी नहीं हो रहा है। मुझे बैंक का कर्ज जमा करना है और फ्रेंचाइजी के खर्चे भी निकालना है। मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा तो मेरा काम कैसे हो पाएगा। डिक कहता है कि तुमने खुद उस पर साइन किया था। यह कहने के बाद
बाद वो गुस्से से फोन को काट देता है। उसने जो लोन लेके रखा था उसका नोटिस भी कई बार आ चुका था। इसके बाद जब वो घर पर जाता है तो उसकी बीवी कहती है कि आखिर तुमने हमारे घर को गिरवी पर क्यों रखा। अब इसके बाद रॉय दोबारा से टॉम के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है। रॉय बताता है कि मिल्क शेक बनाने की वजह से बिजली के खर्चे काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिसा उसे एक ऐसे मिल्क शेक के बारे में बताती है जो पैकेट में आता था और इसका स्वाद बिल्कुल मशीन के जैसा लगता है। इसका इस्तेमाल करके तुम अपने बिजली के खर्चों को बचा सकते हो। इसका इस्तेमाल करने से तुम्हें मिक्सर मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना मशीन के तुम्हारा मिल्क शेक बन करके तैयार हो जाएगा। जब रॉय उस मिल्क शेक को ट्राई करता है तो उसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके अगले दिन रॉय डिक के पास कॉल करता है और उससे उस मिल्क शेक के बारे में बताता है। वो डिक से कहता है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा मुनाफा होगा और इसका इस्तेमाल करने से बिजली की बचत भी होगी। लेकिन डिक कहता है कि हमें शुद्ध मिल्क शेक चाहिए, मिलावटी वाला बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यह कहने के बाद वो रॉय की एक भी बात नहीं सुनता है। बैंक की तरफ से रॉय के पास फाइनल नोटिस आया था। इसके बाद रॉय बैंक में जाता है और उनसे मिल करके उनसे बात करता है। वो बैंक के अधिकारी को बताता है कि उसके पास बहुत सारे फ्रेंचाइजी है, वो उनसे बैंक के कर्ज को अदा कर देगा, उसे बस थोड़ा सा समय और चाहिए। यहाँ पर एक हैरी नाम का बैंक का स्टाफ था जो रॉय की बातों को सुन रहा था। वो रॉय की बातों को सुनने के बाद वो रॉय से आकर के मिलता है और वो रॉय से कहता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें गलती कर रहे हो, इसलिए आपको मुनाफा नहीं हो रहा है। इसके बाद रॉय हैरी को अपने ऑफिस में लेकर जाता है। वो हैरी को बताता है कि उसने अलग अलग लोगों की मदद से बहुत जगह पर फ्रेंचाइजी को खोला है, लेकिन ना तो उसकी फ्रेंचाइजी है और ना ही उसकी जमीन है। हैरी कहता है कि तुम्हें अपनी जमीन लेने के बाद उस पर फ्रेंचाइजी को खुलवाना चाहिए। इससे तुम्हें फ्रेंचाइजी के कुछ पैसे मिलते रहेंगे और भाड़ा भी आता रहेगा। और अगर तुम ये काम करते हो तो वो फ्रेंचाइजी भी तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी तुम्हारी जमीन पर बनी होगी। अब रॉय हैरी की कही हुई बातों पर ध्यान देता है और उसको फॉलो करता है। अलग अलग बैंकों से लोन पास करवाने के बाद वो कई जगह पर जमीन लेता है और अब वो लोगों की हेल्प से अपनी जमीन पर फ्रेंचाइजी को खुलवाता है और इन सभी फ्रेंचाइजी को वो अब अपने हिसाब से चला रहा था। यानी कि अब वो मैक और डिक के बनाए हुए रूल के खिलाफ काम कर रहा था। वो बिजली को बचाने के लिए पाउडर वाले मिल्क शेक को बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब ये बात डिक को मालूम चलता है तो वो रॉय के पास कॉल करता है। डिक कहता है कि तुम ये सब बहुत गलत काम कर रहे हो, ये हमारे रूल के खिलाफ है। मैं तुम्हें अदालत में लेके जा सकता हूँ क्योंकि वो फ्रेंचाइजी अभी भी मेरे नाम पर है। रॉय उन लोगों की एक भी बात नहीं सुनता है और इसके बाद वो फ्रेंचाइजी का नाम मैकडोनल्ड कॉर्पोरेशन रख देता है। जब ये बात डिक को मालूम चलता है तो वो रॉय से पूछता है कि आखिर तुमने फ्रेंचाइजी का नाम क्यों चेंज कर दिया है। तो रॉय कहता है कि अब सभी फ्रेंचाइजी मेरे बनाए हुए नाम पर ही चलेंगी। मैक बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इस तरीके से फ्रेंचाइजी का नाम नहीं चेंज कर सकते हो। मैक को डायबिटीज की बीमारी थी, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। इन दोनों को बहुत पछतावा हो रहा था। कुछ समय बाद रॉय मैक से मिलने के लिए आता है। उसका हालचाल पूछने के बाद वो मैक को एक ब्लैंक चेक देता है। इसके बाद मैक उससे पूछता भी है कि आखिर तुम ये चेक मुझे क्यों दे रहे हो। रॉय कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद रॉय यहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉय कोर्ट वालों से बात करके मैकडोनल्ड कंपनी को अपने नाम पर करना चाहता था और इसलिए उसने वो ब्लैंक चेक मैक को दिया था ताकि वो अपनी मर्जी के हिसाब से उसे जितने भी पैसे चाहिए वो उसमें लिख ले। मैक और डिक को मालूम चल जाता है कि वो रॉय के खिलाफ लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उसके फ्रेंचाइजी के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम चल चुका था। अब इसके बाद मैकडोनल्ड कंपनी हमेशा के लिए रॉय के नाम पर हो जाती है। मैक और डिक को भी नोटिस दिया जाता है कि वो अब इस नाम से किसी भी प्रकार का कोई कारोबार नहीं करेंगे। इसके बाद रॉय हमें बताता है कि 50 राज्य और 4 देशों में लगभग 1600 मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजीज खुल चुकी हैं और उसका सालाना नेटवर्थ लगभग $4400 है और ये सब कुछ एक 52 साल के बूढ़े आदमी ने अपने दम पर किया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।